हेलो एवरीवन, आई एम अलका शुरान। वेलकम टू हाई स्टडी। हमने सेल के अंदर कितना कवर कर लिया था, आज हम कवर करेंगे सेल का सेकंड पार्ट, जो हम कंटिन्यू करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल क्या होती है? अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया था। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग थी, सेल की आउटर कवरिंग थी, इतना हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है। दूसरा क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। जहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो थी, सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? ये हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल थी, सिलेक्टिवली परमिएबल थी। जिसका मतलब क्या था? सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मीनिंग क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती थी, अदर थिंग्स को वो अलाउ नहीं करती थी। और डिटरमाइंस शेप, ये सेल वॉल क्या करती है? डिटरमाइन करती है शेप को। सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है ना, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो सेलुलोज से मिलके होती है। सेलुलोज क्या होती है? वो एक कार्बोहाइड्रेट होती है। सेल वॉल प्रोवाइड क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। और वहीं पे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। और जो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते होते हैं। वहीं पे जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो काइटिन से मिलके बनी होती है। अब ये जो है ये आपका एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर अभी मैंने बताया कि प्लांट सेल के अंदर क्या चीज़ होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देन सेल वॉल यहाँ पे कौन से वाली है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से वाली है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम होती हैं। सो जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल इसकी क्या है? जो बिल्कुल आउटर मोस्ट जो है ना सेल वॉल, ये वाली जो है, ये जो बिल्कुल हमें बाहर ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है? सेल वॉल है। और जो सेल वॉल के अंदर वाली साइड जो ये हमें ये जो दिख शो हो रही है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। अब ये वाला जो है ये हमारे पास है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एनिमल सेल। अब इन दोनों के अंदर जो सबसे जो मेन जो डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट होता है वो क्या है? कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स क्या हैं? ये दिखाई दे रहा है ब्लू वाला पार्ट जो ये इतना बड़ा जो है वो क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल प्रेजेंट दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। बट जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो अप्रोक्सीमेशन में 80% एरिया कवर करता है। और कंप्लीट शेप जो इसको दे रहा है, इसका जो कंप्लीट एरिया कवर जिसने कर रखा है वो कौन है? वो वैक्यूल है। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। वहीं पे एनिमल सेल के अंदर हमें कहीं पे भी प्लांट क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं देती। क्या होती है क्लोरोप्लास्ट? होती क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो खाना बनाने में हेल्प करता होता है प्लांट सेल के अंदर। अब इसके बारे में ये सेल ऑर्गेनली होती है, हम आगे फर्दर जब सेल ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अभी यहाँ पे जो एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर हम आगे फर्दर देखते हैं। ये देखो दोनों का कंपैरिजन है। प्लांट सेल, ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये हमारे पास एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन देखो। सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, वहीं पे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, अभी मैंने समझाया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? लार्ज वैक्यूल होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्मॉल होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? स्मॉल होता है, क्या होता ही नहीं है वैक्यूल। दूसरा अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट होती है,
प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है जो खाना बनाने में हेल्प करती है, और वहीं पे एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। नेक्स्ट जो प्लांट सेल है उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला सिर्फ गैमेट्स में होता है, और एनिमल सेल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो प्लांट सेल है वहाँ पे फ्लैजिला कहाँ होता है, सिर्फ गैमेट्स में होता है, और एनिमल सेल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब जो दोनों के अंदर चीज़ें होती है, जो प्लांट सेल के अंदर भी होती है और एनिमल सेल के अंदर भी होती हैं, वो क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये हमारे ये सेल ऑर्गेनेलीज है। गोल्जी एपिटस दोनों में प्रेजेंट होता है। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेल का कंपोनेंट होता है जो सेंटर में लोकेटेड होता है। पोजीशन हमने बताई सेंट्रली लोकेटेड होता है, लार्ज होता है साइज में, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। मतलब सेल का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो न्यूक्लियस ही होता है। और हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ दी सेल। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, राइबोसोम्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये ऐसा होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हम आगे फर्दर देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो हमें अभी क्या क्या है, ये जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है वो क्या है, वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब जो ये यहाँ पे ये वाला जो डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो एरिया जो है ना डॉट डॉट वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते होते हैं, इस स्पेस को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते होते हैं। इसके बाद जो ये यहाँ पे ये जो सर्कुलर हमें शेप जो दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की है, ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे। और ये जो यहाँ भी मैंने ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके ऊपर रफ क्यों लगा हुआ है, ये जो हमें डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पे ये जो डॉट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है, यही ये स्ट्रक्चर जो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम राइबोसोम्स कहते होते हैं। और मैंने राइबोसोम्स के बारे में आपको बताया था। ये राइबोसोम होता कहाँ है, हमने वहाँ पे सेल के अंदर पहले बात की थी कि राइबोसोम्स क्या करते होते हैं। ये इतना ही बात की अभी तक हमने राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम्स हेल्प करते होते हैं। इतनी हमने बात कर लिया। ये न्यूक्लियस का डायग्राम था। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो इस तरीके से रोल रोल हो रखा है, ये चीज़ क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ये क्या है, क्रोमेटिन कहते होते हैं इसको। ये क्रोमेटिन क्या है क्या नहीं, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स हैं वो, ये भी हमें न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या आता है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप आता है। और सेकंड जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप देखो क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये जो है मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर होती है, और अनदर वन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको कि कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स बोला है। दूसरा अगर कवर करता है ये न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसको हम कंप्लीट को न्यूक्लियस बोलेंगे। और इस न्यूक्लियस को कवर करने का काम किसने किया हुआ है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप ने ही किया हुआ है। दूसरा क्या कर रहा है, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ये सेपरेट कैसे कर रहा है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, हम देखो आगे फर्दर। ये देखो, ये वाला जैसे ये डायग्राम जो हमें शो हो रहा है, ये यहाँ पे ये पूरा जैसे कि कोई भी हमारी सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये लिखा भी हुआ है, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। अब इस न्यूक्लियर की जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसी क्या बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप ही बोलते होते हैं। अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है और जो ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है हम आगे फर्दर देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्री स्पेस होता है सेल के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म कहते होते हैं। अब यहाँ पे
जो नेक्स्ट हम देख रहे थे कि ये न्यूक्लियर मतलब क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन करता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, परमिट करता है मटेरियल बिटवीन, परमिट्स मटेरियल जो भी अभी यहाँ से जितना भी मटेरियल था जो दोनों के न्यूक्लियोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म दोनों को जो अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं उसमें हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है ना, जैसे कि सेल के जो अंदर का पार्ट था, सेल के अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते होते हैं, जो फ्री स्पेस होता है। ठीक है, वैसे जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते होते हैं। प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा जेली लाइक लिक्विडिश स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा ही साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। नेक्स्ट क्या है, पोर्स आर प्रेजेंट कोल्ड न्यूक्लियर पोर, ये मैंने समझा है, ये जो पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाले जो पोर्स होते हैं इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते होते हैं। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कवर्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन कवर करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली देखो, यहाँ इस वाले डायग्राम से देखते हैं हम लोग, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर न्यूक्लियो, ये वाली जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये भी मैंने बताया कि पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करके किसने रखा हुआ है, ये जो न्यूक्लियर इनवेलप था इसने, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या कर रखा है पूरा। अगर एक चीज़ तरीके से अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें ये चीज़ बताने में हेल्प करती है, जैसे कि ये सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ से न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ये जो मैंने डार्क किया है ये हम कहते हैं कि ये वाला जो है ये न्यूक्लियस है। अब ये हमें कौन बताता है कि ये न्यूक्लियस है, ये हमें ये बताती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो, और जो इसके अंदर वाला न्यूक्लियर प्लाज्म है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है फ्रॉम द सेल, सेल से सेपरेट करती है और साइटोप्लाज्म से भी सेपरेट करती होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या बोला, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, ये मैंने समझा है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है आगे फर्दर 2 टाइप का होता है, एक इसमें न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये जो हमें ब्लू जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है सर्कुलर पार्ट, जो मैं ये जो सर्कुलर पार्ट है इसी को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते होते हैं। और क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमेटिन ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते होते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियोलस वन और मोर इन नंबर, एक और एक से ज़्यादा, ये न्यूक्लियोलस ही है, एक और एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है और क्या करता है, फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। दूसरा न्यूक्लियोलस की फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस की फंक्शन होता है राइबोसोम्स को बनाने का काम कर रहा होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग साइट्स होती हैं। दूसरा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन क्या होता है, अभी मैंने बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दे गए, जिस टाइम पे कैसा होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले डायग्राम में भी देखा था। और ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम पे दे गेट ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो क्रोमोसोम्स ही पढ़ना है। क्रोमोसोम कैसे, जैसे ये था ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले तो क्रोमेटिन, और बाद में जैसे ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ये अपने आप को ऐसे बना लेते हैं, इसको हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते होते हैं। अब क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ये इस टाइप का होता है आपका क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिखाई कब देते हैं, जब सेल डिवीज़न होता है, मैंने यही बताया था, पहले क्रोमेटिन होती है और क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाती है, वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। क्रोमोसोम में वो कब चेंज हो जाती है, जिस टाइम पे हम क्या करते होते हैं, हमारा सेल जो होता है जब डिवाइड करता होता है उस टाइम पे। सेल के क्रोमोसोम के जो कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या होते हैं, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन होती है। डीएनए और प्रोटीन क्या होती हैं, वो दोनों क्या क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और एक तरीके से जो होता है जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का काम कौन करते हैं, वो क्रोमोसोम्स ही करते हैं। वो कैसे क्या करते हैं वो भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे।
अब 20 हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और इस कॉन्सेप्ट से एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो 2022 वाला पेपर था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हम PYQs जिस टाइम पे करेंगे, 1 या 2 दिन में हम लोग PYQs करेंगे, देन उसके अंदर हम ये क्वेश्चंस कवर अप भी करेंगे। देन अब देखो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, 23 इन पेयर होते हैं, जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। और एक पेयर जो होता है वो कैसा होता है, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम बोलने का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका जो बेबी होने वाला है वो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो किसको डिनोट करता होता है, वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो किसको शो करता है, वो फीमेल को शो करता होता है। अब ये देखो आप, जैसे अभी आपके पास क्या होता है, जो फादर होता है उसके पास कैसा होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, और मदर जो होती है उसके पास कैसा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। अब जैसे ही फ्यूज़न होता है, गैमेट का फ्यूज़न होता है, उस टाइम पे हमारे पास जो होता है वो 50-50% चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं कि अभी जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बेबी की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, मदर के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि मदर के अंदर पहले से क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है। और जिस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल पास होता है, यानी कि एग जिस टाइम पे फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे एग के पास जो होता है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। अब एग के पास एक क्रोमोसोम होता है, देन ये जो पेयरिंग जो होगी, जो आगे फर्दर एग के बाद जो होता है जाइगोट, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, देन जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है, जाइगोट के पास जो होता है वो क्या तो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होने वाले है और या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम होने वाला है। एक्स के पास कभी भी सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता। जो हमारे पास जाइगोट होता है, जाइगोट के पास कभी भी सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता। जाइगोट के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, यानी कि जिस टाइम पे फ्यूज़न होता है गैमेट, जब गैमेट सिंगल होते हैं, जैसे कि ये आपके पास है मेल गैमेट के पास अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि एक्स भी आ सकता है क्रोमोसोम और वाई भी क्रोमोसोम आ सकता है, यानी वाई वाला भी आ सकता है और एक्स वाला भी आ सकता है। ठीक है, और मेल के पास जो है वो सिर्फ एक ही आता है। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बात की कि फीमेल के पास क्या होएगा, फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम आएगा फीमेल की साइड से, अब मेल के पास से एक्स और वाई। अब ये दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं कि फीमेल के साथ में कौन से वाला मीटिंग किसकी होती है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल जाते हैं, देन हमारे पास जो बेबी होता है वो सन या फिर यानी कि बॉय होने के चांसेस होते हैं। और अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम मिल जाते हैं, देन हमारे पास की जो बेबी होता है उसके चांसेस होते हैं गर्ल होने के। ठीक है, यानी कि अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम बनेंगे तो हमारे पास डॉटर, एक्स वाई क्रोमोसोम बनेंगे तो हमारे पास सन, और एक्स एक्स क्रोमोसोम बनता है तो फिर से डॉटर, और एक्स वाई क्रोमोसोम बनता है तो सन। यानी कि हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते होते कि बेबी जो होने वाला है वो बॉय होता है या गर्ल होता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो मेटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो दोनों के क्या होते हैं, 50% चांसेस होते हैं दोनों की फॉर्मेशन होने के, एक्स वाई क्रोमोसोम की भी और एक्स एक्स क्रोमोसोम की भी। आया समझ। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो हमारे पास आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ जीन्स, जीन्स से। अब डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसका बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि मतलब कि मदर या फादर, ठीक है, दोनों में से जिसकी आई का कलर, मतलब बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि जैसा फॉर एग्जांपल जैसे मदर की अगर आई का कलर ब्लू है, देन चांसेस होते हैं कि जो भी बच्चा होता है उसकी आई का कलर भी ब्लू हो। अब इसके पीछे ये रीज़न क्या है कि जो बेबी है उसका भी आई का कलर ब्लू होगा। देन यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि पेरेंट्स से जो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। और वो कौन होता है, वो डीएनए होता है। ये डीएनए लेके चलता होता है कि कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम दी पेरेंट्स जो चाइल्ड के अंदर आते होते हैं, उसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स अभी हमने बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लिया कि जैसी जो आई का कलर पेरेंट्स का होता है वैसा आई का कलर बच्चे का भी होने के चांसेस होते हैं। ये एग्जांपल हम लोग हेयर कलर में भी देखते हैं। बालों का जो कलर होता है वो भी कुछ ना कुछ सिमिलर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स से ही होता है। नेक्स्ट होता है जीन। जीन क्या होती है, जीन बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है यहाँ पे। और जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की भी। अब ये देखो कैसे होता है, ये वाला हम ये डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये था आपका सेल। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस कंटेन करता होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या था, न्यूक्लियस के अंदर क्या थी, क्रोमेटिन थी, ठीक है। क्रोमेटिन सेल डिवीज़न के टाइम पे किस में चेंज हो जाती है, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या था, ये क्रोमोसोम था। अब ये क्रोमोसोम्स ने इकट्ठे होकर क्या बना लिया, ये डीएनए बना लिया। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम डीएनए कहते होता है। एक किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसके अंदर ये 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। ये तीनों किसके अंदर होते हैं, ये डीएनए के, सॉरी ये जो चारों जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये डीएनए के अंदर बेसेस होते हैं, ठीक है। इनका क्या फंक्शन है ये आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि अब ये देखो, ये जो डीएनए का इतना सा जो सेगमेंट है, ये इतना सा जो सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीन कहते होते हैं। यहाँ बोले ना कंसिस्ट ऑफ जीन्स। देन ये जो इतना सा, ये जो छोटा सा, ये जो पिंक कलर वाला जो सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते होते हैं, जीन कहते होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी कि इतना सा ही जीन जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है। किसके लिए फंक्शनल, जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट किसके लिए होती है, वो डीएनए के लिए होती है। और यही होते हैं जो मतलब कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारे पास, जो हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हमारे सिमिलर जो हमारे कज़न्स वगैरह जितने भी लोग हैं, उनका बिल्कुल हमारा डिटो फेस क्यों नहीं मैच करता होता। सबके पास होती हैं 2 आइज़ होती है, नोज़ होती है, बट उनका किसी का भी सिमिलर फेस नहीं होते हमारे जैसे। उसके पीछे क्या रीज़न होता है, उसके पीछे ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पार्ट्स बिटवीन, साइटोप्लाज्म पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। कहीं ना कहीं ये वाला जो मैंने पहले भी बताया था, यानी कि हमने वहाँ पे क्या चीज़ देखी, हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म कैसा था, साइटोप्लाज्म जैसा ही स्ट्रक्चर था, वो किसके अंदर था, बट वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर था। वहीं पे अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसको कवर करती है, ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कवर कर रही थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी कवर कर रही थी आपके न्यूक्लियस को, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को कर रही थी कहीं ना कहीं। यानी मैंने रॉन्ग वर्ड बोल दिया, ये सॉरी माय मिस्टेक, न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर कर रही थी वो न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर कर रही थी, ठीक है। सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट किसके हैं, जितनी भी आपकी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे, एग्जैक्ट पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनली क्या होती है, वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रो, ये जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 अलग अलग वर्ड से मिलके होता है। एक बना हुआ, एक प्रो है और दूसरा
कैरियोटिक है। ठीक है, जो प्रो है ना, इस प्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रीमिटिव। और कैरियोटिक जो वर्ड है ये डिफाइन करता होता है न्यूक्लियस को। ठीक है, यानी कि प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रीमिटिव का मतलब क्या आएगा? ओल्ड, यानी कि पुराने टाइप का। ठीक है, दूसरा यूकैरियोटिक जो टर्म है, जो यूकैरियोटिक जो टर्म है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू, यानी कि ट्रू टाइप का, ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक का मतलब फिर से वही न्यूक्लियस, यानी कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोटिक कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है, हम इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक होते हैं स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। प्रो मतलब प्रीमिट, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होएगा तो छोटे ही होंगे। फिर दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। इसका साइज़ जो 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है। इसमें मोस्टली जो आएंगे वो यूनिसेलुलर सेल्स आते होते हैं। नेक्स्ट वाले में जो इसमें होते दोनों आते हैं, यूनिसेलुलर भी आता है, मल्टी सेलुलर भी आता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होगा, इस टाइप का डीएनए होगा। और यहाँ पे जो होगा ये इनके अंदर जो होगा, जो मैंने आपको बताया था, हेलिकल टाइप वाला डीएनए होगा। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती इसके अंदर। और इसके अंदर जो होती हैं, इसके अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। दूसरा इसने बोला यहाँ पे जो होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको समझाया था ना अभी जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था, उसके अंदर मैंने कहा था एक्स क्रोमोसोम होता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है, देन मेल गैमेट जो होता है वो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास, अलग अलग होते हैं, पेयर में नहीं होता। एक्स और वाई अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम आता होता है। तो ये जो फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम आता है ना, स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग हैप्लॉइड कहते होते हैं। ठीक है, जो सिंगल क्रोमोसोम आता है उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। और जिस टाइम पे मैंने आपको बोला जाइगोट के अंदर डबल होते हैं, जाइगोट के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नहीं एक्स वाई दोनों हो जाते हैं, जाइगोट के अंदर दोनों हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते होते हैं? 2n एंड डिप्लॉइड कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती। ये रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल डिवीज़न जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, बहुत सिंपल टाइप का होता है। यहाँ पे माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस हम सेल डिवीज़न के अंदर पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स जो गिवन है ना प्रोकैरियोटिक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। वो कौन से वाले हैं? एक तो हम साइनोबैक्टीरिया क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया हम किसको कहते होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या इसके एग्जाम्पल्स और क्या होएगा? बैक्टीरिया होएगा एंड आर्की बैक्टीरिया होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एनिमल सेल इंक्लूडिंग ह्यूमंस वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आया समझ? और एक क्वेश्चन इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछता है ये कि ऐसे कौन से वाले कॉमन थिंग्स हैं, कॉमन थिंग बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है। वो क्या चीज़ होती है? वो होता है राइबोसोम्स दोनों के अंदर होंगे, वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है। बट ये जो मैंने राइबोसोम वाला क्वेश्चन बताया ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता होता है। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं दोनों का, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक। ये वाला जो है ये बहुत सिंपल जो दिखाई दे रहा है हमें, इसमें न्यूक्लियोइड डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए होने का मतलब अगर बेसिकली हम बात करें तो जो न्यूक्लियोलस टाइप का, इस टाइप का होता है। और न्यूक्लियोइड डीएनए हम किसको कहते हैं? जिसके आउटर कवरिंग नहीं होती, यानी कि आउटर कवरिंग क्या थी न्यूक्लियस की? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम लोग जनरली कंसीडर करते होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर।
यानी कि जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो बहुत पुराने टाइप का उसके अंदर क्या होएगा, न्यूक्लियस होएगा। प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता तो उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते होते हैं। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है ना प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, वो ऐसे ओपनली प्रेजेंट होता है, उसको कोई ऐसे डिफ्रेंशिएशन पॉइंट नहीं होता, इस टाइप का होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के अंदर, वो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कवर करके चलता होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को साथ में लेके चलता होता है। ठीक है, आया समझ। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है और यहाँ पे एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल को साथ में ले, या फिर जेनेटिक मटेरियल को पैक करके रखने वाला न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी कि जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हमारी कौन कौन सी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये स्पेलिंग रॉन्ग हो रखी है, ये हम नेक्स्ट उसमें ठीक कर लेंगे। कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, वो हम थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं। हमने सेल के 2 पार्ट्स कर लिए, सेल पार्ट 1 जिसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा था, उसके बाद सेल का हमने आज सेकंड पार्ट किया है। थैंक यू।